Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप स्कूल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसका सेटअप क्या होता है, उसमें मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन किस तरीके से आती है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूव करके आपको दिखाया था। अब मैं फ्रिंज पैटर्न के बारे में थोड़ा बातें करूंगा कि फ्रिंज पैटर्न एक्चुअल में दिखता कैसे। YDSC तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उस सेटअप में हमें फ्रिंज पैटर्न दिखता कैसे, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये स्लिट है, ये डिस्टेंस कैपिटल D आपको बताई जाती है, ये स्मॉल d आपको बताई जाती है, डिस्टेंस स्मॉल d। क्लियर है? यहां एक सोर्स है S और ये S1 और ये S2। क्लियर है? ऐसे लाइट इस पे पड़ती है, इस पे पड़ती है और फिर यहां इंटरफेरेंस होता है। अगर ये दोनों सोर्स कोहेरेंट है, जो कि होंगे क्योंकि लाइट एक सोर्स से आती है, तो इस स्क्रीन पर फ्रिंज आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये मैक्सिमम और मैक्सिमम की इंटेंसिटी मिड में सबसे ज्यादा, दूर जाते जाते इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर यह इंटेंसिटी मिनिमम की बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और सेंटर में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। दूर जाते जाते कम हो जाएगी। मतलब कुल मिला के जो मिड है, मिड पोर्शन में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी ब्राइटनेस की। समझे ना? मिड पोर्शन यहां। अब जैसे जैसे मिड पोर्शन से दूर जाते जाओगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। मिड पोर्शन में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी। इसी प्रकार से जो मिनिमा होगा उसमें डार्कनेस की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी मिड में। डार्कनेस मतलब डार्क सबसे ज्यादा मिड में होगा। फिर मिड से दूर जाओगे तो डार्कनेस थोड़ी कम होती जाएगी, ब्राइटनेस आती जाएगी। क्लियर? ऐसे बिल्कुल क्लियर कट सेपरेशन नहीं मिलता है, जैसे मैंने यहां बता रखा है ना आपको, क्लियर कट सेपरेशन नहीं मिलता है। यहां सबसे ज्यादा ब्राइटनेस, फिर इंटेंसिटी कम होती जाएगी ब्राइटनेस की। यहां फिर जो दूसरा डार्कनेस है उसकी इंटेंसिटी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? यहां कंप्लीट डार्क आपको दिखाई देगा, इस लोकेशन पे कंप्लीट डार्क यहां, और यहां कंप्लीट ब्राइट। ये कंप्लीट ब्राइट और ये कंप्लीट डार्क। ब्राइटनेस कम होती जाएगी, फिर यहां से डार्कनेस बढ़ती जाएगी, यहां कंप्लीट डार्क। समझ में आई बात? तो इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देता है। इसमें इस डिस्टेंस को, दो कंटीन्यूअस ब्राइटनेस के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फ्रिंज विड्थ। क्लियर? ये फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम और ऐसे ही एंड सो ऑन। ये पैटर्न आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ये
फ्रिंज विड्थ मैक्सिमा टू मैक्सिमा या मिनिमा टू मिनिमा। आप इसी डिस्टेंस को देखोगे तो ये डिस्टेंस भी सेम आएगी, मिनिमा टू मिनिमा। यहां से यहां ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएगी, इन दोनों को ही फ्रिंज विड्थ बोला जाता है। कल मैंने आपको इनकी लोकेशंस बताई थी कि फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा कैसे मिलता है, कितनी डिस्टेंस पर मिलता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि फ्रिंज विड्थ क्या है, तो लगातार दो मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। सेंट्रल मैक्सिमा कहां मिलेगा, 0, y बराबर 0। यहां से y डिस्टेंस में मैंने मेजर किया, तो y बराबर 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा है। तो मुझे पता था कि फर्स्ट मैक्सिमा yn क्या होता है, dn लैम्डा बाय d, ये nवा मैक्सिमा है। तो अगर मैं लगातार दो मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो n+1 dn+1 लैम्डा बाय d, इन दोनों का डिफरेंस ही फ्रिंज विड्थ होता है। दो लगातार मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस या मिनिमा के बीच की डिस्टेंस वो सेम ही आएगी और उसी को फ्रिंज विड्थ बीटा कहते हैं, सॉरी w कहते हैं, w। देखो इन दोनों का डिफरेंस dn+1 लैम्डा बाय d माइनस dn लैम्डा बाय d, तो ये आ जाएगा d लैम्डा बाय d। ये हुआ फ्रिंज विड्थ। अब इसके बाद आता है एक टर्म एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखिए, दो लगातार मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमा की एंगुलर पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहते हैं। जैसे कोई मान लेते हैं कि ये सेकंड मिनिमा या सेकंड मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा है और ये थर्ड मैक्सिमा है। तो सेकंड और थर्ड के बीच जो एंगल बनेगा अल्फा, उसी को एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। ये इसी को एंगुलर फ्रिंज विड्थ। लगातार दो मैक्सिमा के बीच की एंगुलर पोजीशन, लगातार दो मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन के बीच जो एंगल होता है, एंगुलर पोजीशन के बीच जो एंगल होता है, जैसे ये इसकी एंगुलर पोजीशन क्या आएगी, ये थीटा, तो इसकी क्या आएगी 2 थीटा, इसकी क्या आएगी 3 थीटा, ऑलमोस्ट इक्वल आएगी क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ी है, ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है इस b के रिस्पेक्ट में, तो ये मैं इक्वल मान सकता हूं। इसको ही बोला जाता है फ्रिंज विड्थ, बीटा। समझे ना? और बीटा ऐसे निकाला जाएगा, कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर फर्स्ट मैक्सिमम d into 1 लैम्डा बाय d अपॉन बेस, तो बीटा कितना है, लैम्डा बाय d। क्लियर? तो ये दो पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ एग्जांपल लगाता हूं मैं इंटरफेरेंस की। एग्जांपल फर्स्ट, ध्यान से सुनिए। इफ path difference between two coherent waves having amplitude
then what will be the resulting intensity of what will be the resulting intensity of interference of these two waves if the intensity of wave having amplitude A is I naught. अगर उस वेव जिसका एम्पलीट्यूड ए की इंटेंसिटी आई नॉट है, क्लियर, तो उसी के कोहेरेंट दूसरी से जिसका एम्पलीट्यूड 2a है, अगर उन दोनों वेव को सुपरइम्पोज कराया जाए और उनके दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 रखा जाए, तो इंटरफेरेंस होने के बाद जो इंटेंसिटी आएगी, रिजल्टिंग इंटेंसिटी आएगी, वो क्या आएगी आपसे पूछा जाएगा। देखिए कैसे करोगे इसको। हम जानते हैं कि जो आई नॉट है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो मैं यहां से बोल सकता हूं आई नॉट एक कांस्टेंट इनटू ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड है। पहली वेव की इंटेंसिटी ये है आई नॉट, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी। सेकंड वेव की इंटेंसिटी आई ऑफ सेकंड, वो क्या आनी चाहिए के 2a का स्क्वायर, यानी 4ka स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है और प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट दोनों के लिए सेम होगा, पहली वेव के लिए भी दूसरी वेव के लिए भी। क्लियर। तो दूसरी वेव की इंटेंसिटी में कैसे लिखूंगा k उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, उसका एम्पलीट्यूड 2a है तो 4 बार आ जाएगा k स्क्वायर, और ka स्क्वायर पहले वाली वेव की इंटेंसिटी के बराबर है, यानी फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी आएगी आई नॉट और सेकंड वेव की इंटेंसिटी आएगी 4i नॉट। अब ये दोनों अगर सुपर इंपोज होती है 3 लैम्डा बाय 2 फेज डिफरेंस रखते हुए, तो रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी देखते हैं। देखिए हम जानते हैं रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, रिजल्टिंग इंटेंसिटी ऐसे लिखी जाती है, cos डेल्टा फाई ऐसे लिखी जाती है। वो ये पाथ डिफरेंस कुछ भी दे सकता है, 3 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 3, 3 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 5, कुछ भी दे सकता है। क्लियर। यहां तो ऐसे मुझे दिख रहा है ये क्या है, मिनिमा की कंडीशन लग रही है मुझे, क्योंकि मिनिमा की कंडीशन के लिए क्या होता है n प्लस हाफ लैम्डा, ये होता है ना n प्लस हाफ लैम्डा। मैक्सिमा की कंडीशन के लिए क्या होता है n लैम्डा, और ये n प्लस हाफ लैम्डा, और n प्लस हाफ लैम्डा का मतलब क्या है, n बराबर 1 पुट कर देते हैं तो 3/2 लैम्डा आएगा, यानी मिनिमम की कंडीशन। तो यहां तो डायरेक्टली मैं डिफरेंस बता सकता हूं इंटेंसिटी का। क्लियर। देखते हैं, देखो i1 कितना है i नॉट, i2 कितना है 4i नॉट प्लस 2 i नॉट 4i नॉट, i नॉट 4i नॉट का रूट cos फाई। पाथ डिफरेंस मुझे दिया गया है, डेल्टा x मुझे दिया गया है 3 लैम्डा बाय 2, तो फाई कितना है हम जानते हैं, फाई में और पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। फाई बराबर kt, याद होगा आपको, फाई बराबर kt ओमेगा t के x होता है, ओमेगा t प्लस kx। और अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा डेल्टा फाई, एक इंस्टेंट के लिए ये 0 हो जाएगा, k बार आएगा डेल्टा x, k होता है 2 पाई लैम्डा, तो मैं x की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, कितना है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू 3 लैम्डा बाय 2, लैम्डा से लैम्डा गया, 2 से 2 गया तो आएगा 3 पाई। क्लियर। तो यहां रख दूंगा मैं 3 पाई, वो 3 पाई किसकी कंडीशन होती है, माइनस में, cos
3 पाई की वैल्यू क्या आएगी -1 आई आर। तो रिजल्टिंग आई आर जो आ जाएगा आई नॉट प्लस 4 आई नॉट माइनस 2 रूट आई वन 4 रूट आई टू। ये आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी -1। अब देखो ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ आई नॉट का रूट प्लस 4 आई नॉट का रूट माइनस का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। डायरेक्टली भी आप सॉल्व करके निकाल सकते थे यहां से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया हमने कि क्या लिखा है। 2 आई नॉट रूट आई नॉट माइनस आएगा इसमें और आंसर आ जाएगा आई नॉट। ये 5 आई नॉट लिखा हुआ है और ये 2 4 आई नॉट लिखा हुआ है, आंसर आएगा आई नॉट। ये आंसर है फाइन, यानी इंटरफेरेंस होने के बाद रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी आई नॉट आएगी। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा पाई में आए, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे जरूरी नहीं है, कुछ भी रख सकता है। वो यहाँ रख सकता है 3 लैम्डा बाई 4। अब 3 लैम्डा बाई 4 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा 3 लैम्डा बाई 4, और 3 लैम्डा बाई 4 में क्या आएगा 3 लैम्डा बाई 4 यानी 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। cos 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो पाई प्लस पाई बाई 2 बिल्कुल ये आएगा cos 3 पाई बाई 2 में। अब cos पाई प्लस रखूंगा मैं तो cos 90 आएगा, वो 0 हो जाएगा, समझे? तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 0, ये टर्म 0 हो जाएगा कंप्लीटली, बस ये बचेगा 5 आई नॉट। तो कुछ भी वो आपको पाथ डिफरेंस दे सकता है, ये कुछ भी आपको ये तरीका अपनाना है। समझ में आई बात? या वो आपको रिजल्टिंग इंटेंसिटी देकर कि रिजल्टिंग इंटेंसिटी इतनी है, बताइए पाथ डिफरेंस कितना है, ये पूछ सकता है। इंटरफेरेंस के बाद रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, रिजल्टिंग इंटेंसिटी इतनी आती है, दो वेव जो कि कोहेरेंट है उनका एम्पलीट्यूड इतना है, रिजल्टिंग इंटेंसिटी इंटरफेरेंस के बाद इतनी आती है, तो बताइए उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो आप ये यूज करोगे, डेल्टा फाई निकालोगे, डेल्टा फाई से डेल्टा एक्स निकालोगे, आंसर बताओ। क्लियर? ये तरीका रहेगा। अब मैं इसको हटाने जा रहा हूं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। फेज डिफरेंस बताने वाले मैंने आपको बताया, देखिए एग्जांपल सेकंड, इसमें क्या है, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट a small detector measures in intensity, a small detector measures an intensity of illumination of eye unit at the center of the fringe pattern, at the center of fringe pattern, if one of the two slits is now covered, if one of the two slits is now covered,
the measured intensity will be the measured intensity will be देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, पहले तो आप उसको समझो, उससे एक इक्वेशन बनाओ। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्मॉल डिटेक्टर मेजर्स इन इंटेंसिटी ऑफ illumination of eye units at the center of the bright fringe pattern, मतलब फ्रिंज पैटर्न जो फ्रिंज पैटर्न के सेंटर में होता है वो मैक्सिमम होता है, सेंट्रल मैक्सिमम। अब वो सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी आई दिया होगा। अब सेंट्रल मैक्सिमम में अगर आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हो मैक्सिमम, तो वो क्या बोलोगे, रूट i1 प्लस रूट i2 का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम की इंटेंसिटी ये होती है और मिनिमम की इंटेंसिटी ये होती है। यहां से ये मिनिमम की कंडीशन थी, तो देखो यहां यही बना जाएगा i1 का रूट माइनस i2 का रूट का स्क्वायर। ये मिनिमम की होती है और ये मैक्सिमम की होती है। अब उन्होंने बोला YDAC पैटर्न में, अब YDAC सेटअप में दोनों के दोनों सोर्स सेम इंटेंसिटी रखते हैं क्योंकि वो एक सोर्स से क्रिएट किए जाते हैं। तो यहां आपको दो अलग अलग सोर्स अलग अलग एम्पलीट्यूड से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि YDAC पैटर्न में वो एक सोर्स से दो स्लिट पर लाइट इंसिडेंट करता है, यानी लाइट रे तो एक ही है, समझे। वो स्लिट से गुजरने के बाद दो रे बनती है, लाइट जो आती है दोनों स्लिट पर, उसकी प्रॉपर्टी तो सेम है ना, उसका एम्पलीट्यूड उसकी फ्रीक्वेंसी वो दोनों कोहेरेंट है, समझे। S1 और S2 से चलने वाली कोहेरेंट भी है और साथ ही साथ में एम्पलीट्यूड भी सेम है। ये YDAC पैटर्न की वजह से हुआ है, क्योंकि YDAC पैटर्न में YDAC सेटअप में वो एक सोर्स से लाइट दो स्लिट पे डालता है, समझे ना। एक सोर्स से लाइट दो स्लिट पे वो डालता है, इस वजह से दोनों स्लिट से निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा, ये YDAC सेटअप में। तो मैं ये समझूंगा कि दोनों से आने वाली इंटेंसिटी सेम है, यानी i1 और i2 वैल्यू दोनों सेम है। फॉर YDSE i1 इज इक्वल टू i2 इज इक्वल टू, मान लेता हूं i0, ये भी मान लेता हूं, दोनों बराबर हैं, दोनों को मैं मान लेता हूं i0 के बराबर। अब ये वैल्यू यहां करते हैं तो मैक्सिमम की वैल्यू जो आएगी वो आएगी i0 रूट 2 का स्क्वायर, यानी 4i0। अब इस 4i0 को हमारा जो डिटेक्टर है, स्मॉल डिटेक्टर, वो बोल रहे हैं i, यानी i जो है वो 4i0 की वैल्यू है, और i0 कौन है, S1 S2। YDAC पैटर्न में दोनों स्लिट से आने वाली इंटेंसिटी S1 S2 से आने वाली इंटेंसिटी i0 है, और जो सेंट्रल मैक्सिमम की डिटेक्ट कर रहा है स्मॉल डिटेक्टर वो i है। और मैंने कैलकुलेशन से ये निकाला कि जो मैक्सिमम की इंटेंसिटी आती है वो 4 गुना आती है किसी एक सोर्स की इंटेंसिटी की, यानी 4i0 बराबर i। क्लियर। अब वो क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द टू स्लिट्स इज नाउ कवर्ड द मेजर्ड इंटेंसिटी विल बी। अब यदि YDAC पैटर्न में किसी एक स्लिट को आप कवर कर देते हो, तो अब जो लाइट जाएगी सिर्फ एक सोर्स से जाएगी, और एक सोर्स की इंटेंसिटी कितनी है, i0। तो यानी अब यहां जो इंटेंसिटी आएगी वो सिर्फ कितनी आएगी, i0 आएगी, अगर एक को कवर कर देते हो। अगर दोनों को ओपन कर देते हो तो दोनों से i0 आएगी और इंटरफेरेंस होगा। ऐसा नहीं है कि 2i0 आएगी इंटेंसिटी। जब ये दोनों स्लिट ओपन है, इनसे लाइट आगे जा सकती है, तो यहाँ इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ ये लॉ अप्लाई होता है, ये, और जिसकी वजह से यहाँ इंटेंसिटी 4i0 हो जाती है। डायरेक्टली नहीं जोड़ेंगे कि यहाँ से i0 आ रही है, यहाँ से i0, तो यहाँ इंटेंसिटी आ जाएगी 2i0, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है, 4i0 आएगी यहाँ इंटेंसिटी इस पॉइंट पर। अगर आप एक को कवर कर देते हो तो अब इंटरफेरेंस नहीं होगा, अब एक से आने वाली इंटेंसिटी यहाँ पहुंचेगी, एक सोर्स से, वो कितनी है, i0, यानी अब इंटेंसिटी आई i0, और i0 कितना है, i/4, यानी अब डिटेक्टर को जो इंटेंसिटी फील होगी वो पहले का 1/4 होगी। क्लियर। अगर मैं डिटेक्टर अब रखता हूं, कवर
करने के बाद, तो उसको जो इंटेंसिटी फील होगी वो I/4 होगी पहले की, उसकी पहली रीडिंग की 1/4। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको हटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical narrow slits S1 S2 are illuminated by light of wavelength lambda. S1 and S2 are illuminated by light of wavelength lambda from wavelength lambda from a point source P। फिगर दिया हुआ है आपको ये, S ये पॉइंट है Q, ये S1 ये S2, ये L1 ये L2 L3 L4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ as shown in figure the light is then allowed to fall on the screen, the light is then allowed to fall on screen if n is a positive integer, if n is a positive integer, n is a positive integer, the condition for destructive interference at Q is, the condition for destructive interference is at Q। Q पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन दिए गए हैं। L1 minus L2 is equal to 2n plus 1 lambda by 2। B option, L3 minus L4
S1 S2 are illuminated by light of wavelength lambda from a point source P. ये P है. If as shown in the figure, the light is then allowed to fall on the screen, and if n is a positive integer, the condition for the destructive interference at Q is Q पर destructive interference हो रहा है. समझे? सिमेट्रिक पिक्चर आपको दी गई है. बताइए, ये L1 है, ये L2 है, L3, L4. तो Q पर पहले तो मैं पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेता हूं. सॉल्यूशन, पाथ डिफरेंस एट Q. देखिए, L1 प्लस L3 माइनस L2 प्लस L4, ये आएगा पाथ डिफरेंस. अब ये पाथ डिफरेंस यदि n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर हो जाता है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेल्टा एक्स क्यू शुड बी n प्लस हाफ लैम्डा. तो आंसर क्या आ रहा है? डी. ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए. इस टाइप के क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, समझे ना. थियोरेटिकल थ्योरी को आप डायरेक्टली यूज करो जो आपको बताया गया. अब वो जैसे उसने पॉइंट Q को ऊपर नीचे किया, P को भी ऊपर नीचे कर सकता है, वो इन स्लिट की लोकेशन चेंज कर सकता है. फंडा हमेशा यही आएगा कि Q पर टोटल लेंथ का डिफरेंस निकाल दो, S1 से आने वाली रे और S2 से आने वाली रे. ठीक है, देखो अभी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा. मैं अब अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहां लिखूंगा जिसमें पाथ डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस आते ही आंसर आ जाएगा. कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस. कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस. दिक्कत इसी स्टेप में आती है, पाथ डिफरेंस निकालने. YDC पैटर्न में तो आप जानते हैं पाथ डिफरेंस कैसे निकाला, जैसे ये भी निकाल दिया. अब अगर वो YDC सेटअप से अलग कुछ चेंज करता है इस सेटअप में, तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूं. बहुत सारे केसेस में. तो केस फर्स्ट क्या होगा? ये स्क्रीन है, ये स्लिट वाला प्लेन है जिसमें स्लिट है. इस पे वो यहां एक सोर्स ना रख के बीम इंसिडेंट करता है, लाइट बीम. एक लाइट बीम इंसिडेंट करता है जो कि सेंट्रल लाइन से एंगल बनाती है कुछ. ये बीम इंसिडेंट किया उसने. अब आपको बताना है यहां क्या चेंजेस आएंगे पैटर्न में. इस तरीके से लाइट आएगी, ऐसे. ये S1, ये S2, दो स्लिट लैम्डा दे देगा वो आने वाली लाइट. देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे. यहां से मान लेते हैं कोई पॉइंट मैं चूज करता हूं, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट P. इस पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा. इस केस में पाथ डिफरेंस आप ऐसे निकालोगे, क्योंकि पॉइंट P पर एक तो रे ये आ रही है और एक रे ये आ रही है. अब ये दोनों रे कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है. तो मैं पाथ लेंथ कहां से मेजर करना स्टार्ट करूं? समझे मेरी बात? मैं पाथ लेंथ कहां से मेजर करना स्टार्ट करूं? इस केस में तो मुझे पता था कि सोर्स ये है,
SL4 SQ माइनस S2Q आता है YDC सेटअप में, क्योंकि ये बराबर होते हैं और बराबर नहीं है तो इनको भी जोड़ेंगे, ये टोटल लेंथ तो ये नीचे वाली टोटल लेंथ। यहां मैं कहां से मेजर करूं, सोर्स कहां है, समझे ना, इस केस में सोर्स कहां है, इनफिनिट पर है, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मुझे पता है कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मुझे पता है कि ये एंगल मुझे दिया गया है सेंटर लाइन से एंगल थीटा है, पैरेलल बीम का सेंटर वाली लाइन से एंगल थीटा है, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, S2 से सामने वाली रे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों लेंथ तो बराबर ही आएगी, नीचे वाली रे की ऊपर वाली रे की दोनों लेंथ तो बराबर आएगी ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस निकालने के लिए मुझे यहां से मेजरमेंट स्टार्ट करना चाहिए, यहां से O S1P और S2P, मुझे लिखना चाहिए कि O S1 प्लस S1P माइनस S2P, ये लेंथ ज्यादा है, समझे ना, इसमें ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आएगी, तो मैं मेजरमेंट यहां से स्टार्ट करूंगा, ऊपर वाली लेंथ का यहां से, नीचे वाली लेंथ का यहां से, क्योंकि ओरिजिन यही है, ये दोनों सेम चल रही है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम, तो मुझे ऊपर वाली लेंथ को यहां से और नीचे वाली लेंथ को यहां से मेजर करना चाहिए, यानी OS1 S1P और S2P, तो ये डिफरेंस आएगा पॉइंट P पर वेव का, ये पाथ डिफरेंस आएगा। अब इस पाथ डिफरेंस में ये मैं पहले से ही जानता हूं कि S2P माइनस S1P क्या होता है, ये तो मैंने YDC सेटअप में प्रूव किया था कि S2P और S1P में डिफरेंस क्या है, देखिए O